Hi everybody. Self-improvement. Self-improvement must be your biggest priority this year. Today is 10th of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, सर्फर मेंटेलिटी क्या होता है? जैसे सी वेव्स आती है, एक वेव आती है, फिर नेक्स्ट वेव भी आती है. तो सिमिलरली द सर्फर मेंटेलिटी बोलती है एंजॉय एवरी राइड व्हाइल इट लास्ट्स. एक एग्जाम हुआ 2022 का, सपोज आपके फेवर में नहीं गया, मेंस इज ओवर, अब नेक्स्ट प्रीलिम्स आ गया है, प्रीलिम्स 2023 आ गया है. सो फोकस ऑन द नेक्स्ट वेव. देयर इज ऑलवेज अनदर वेव कमिंग सून. ओके, सो दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स. 28th of May 2023 हम टारगेट कर रहे हैं एंड वी आर वेरी सिस्टमेटिक एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड. सी, इस एग्जाम प्रिपरेशन में अक्सर न्यूबीज क्या गलती करते हैं, वो बहुत रैंडम प्रिपरेशन करते हैं. रैंडम करंट अफेयर्स, रैंडम वीडियोस, रैंडम बुक्स, ये सारी चीजें ना एक्चुअल में हेल्प नहीं करती है एग्जाम में. हमें वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और एग्जाम का जो सिलेबस है उसको फॉलो करना चाहिए. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन. ये 7 इसके पिलर्स है और हम सारा एफर्ट्स इन 7 पिलर्स के अराउंड कर रहे हैं. सो वी आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड. दैट इज वाई इसको आप फॉलो करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा. और करंट अफेयर्स इज 1 पिलर अमंग 7 पिलर्स. तो हमें करंट अफेयर्स से ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए. बिफोर नोटिफिकेशन हमें ये सारा सेक्शन कंप्लीट करना है. आफ्टर नोटिफिकेशन फरवरी के बाद ये सेकेंड राउंड हम स्टार्ट करेंगे. ओके, और टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है. आज 8 PM पे मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नहीं होगा. आज 8 PM पे वी विल हैव अवर टेस्ट सीरीज क्लास नंबर 1. ओके, You can join this course, visit this website srajarindia.1. ये फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी है. मॉर्निंग में क्लासेस रेगुलर चल रहा है 11 AM क्लास को. तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं. दिस इज अगेन वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. ऑलराइट, दिस इज टेलीग्राम क्विज. अगेन 5 MCQs एवरीडे बेसिस पे आप सॉल्व करो, आप बहुत अच्छी पोजिशन पे रहोगे. वोकैबुलरी भी अपनी स्ट्रॉन्ग रखना है. I and नाय, that is as in yes or no, हाँ और ना, thinly dispersed or scattered है, like I and नाय. Then intemperate का मतलब होता है having or showing a lack of self control. ये जो वर्ड होता है ना, अक्सर हम जब पार्लियामेंट में जब वोटिंग होता है तो हम इसको वहां पे यूज करते हैं. इनटेम्परेट का मतलब होता है संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है. Having or showing a lack of self control. Immoderate. बैंकरोल्ड मतलब होता है आर्थिक रूप से समर्थन करना, सपोर्ट अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट फाइनेंशियली. बॉच है, बॉच्ड एफर्ट है, बॉच्ड इन्वेस्टिगेशन है, मतलब कैरी आउट बैडली और केयरलेसली, डू बैडली और क्लमजी मैनर में वो हुआ है. सो आज के वर्ड्स हैं बॉच, बैंकरोल्ड, इनटेम्परेट एंड आई एंड नेज. ओके, सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये क्विज 2 to 9 है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन. सच्चिदानंद सिन्हा जी प्रिसाइड किए थे फर्स्ट इनॉग्रल मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. कोमागाटू मारू एक शिप है. लास्ट सपर फेमस रेनासांस की पेंटिंग है और ये वर्क है लियोनार्डो डा विंसी का. कॉटन कैलिको, कॉटन को बोला जाता था. अब बताइए, हु सेड वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम? हु हैज गिवन द स्टेटमेंट मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज ऑलवेज इन चेन? जॉन लॉक ने एक थ्योरी प्रपोज किया था, फेमस थ्योरी है. उस थ्योरी का नाम क्या है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है? हु सेड दैट मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल? इन विच बैटल नेपोलियन वॉज डिफीटेड? सो दीज आर 5 questions for today. ये सी सेट है. ये यस्टरडे जो क्वेश्चंस होते हैं मैं नेक्स्ट डे जब PDF शेयर करता हूं तो विद सॉल्यूशन करता हूं, तो एक बार इसको आप देखा करो. दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. ओके, तो सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 2 है कल का और ये क्वेश्चन नंबर 1 है. आज के सवाल है पैराग्राफ बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो इस पैराग्राफ को बहुत केयरफुली पढ़िए. एक स्मॉल पैराग्राफ है ये, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आंसर दीज टू क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है. ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल मेंटल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे सवाल डेली बेसिस पे आप 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए.
जब मार्च और अप्रैल आएगा तब हम प्रायोरिटी में सीसेट को डील करेंगे और मई जब आएगा तब हम फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। अभी गियर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा जो पेस है कोर सब्जेक्ट्स पे हम फोकस कर रहे हैं। दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट। फरवरी से हम फोकस करेंगे करंट अफेयर्स, कंपाइलेशंस एटसेट्रा। देन मार्च एंड अप्रैल में हम सीसेट और अदर एस्पेक्ट्स देखेंगे। टेस्ट सीरीज का जो डेली एमसीक्यू है वो फुल थ्रॉटल स्टार्ट होगा। फुल थ्रॉटल मार्च अप्रैल में नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। मई में हम पूरा टाइम डेडिकेट करेंगे फुल लेंथ टेस्ट को। सो वी आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको डेली बेसिस में करना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एवरी डे मीन्स एवरी डे राइट समथिंग, लिखना बहुत जरूरी है। अब जैसे आज का सवाल है, सजेस्ट 10 इनोवेटिव मेजर्स टू स्टॉप एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो एनिमल और ह्यूमन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रोकने के लिए 10 इनोवेटिव स्टेप्स को आप बताओ। सो दिस इज राइटिंग प्रैक्टिस, आज का सवाल है। यू कैन सबमिट योर आंसर टू दिस वेबसाइट। आज 10 जनवरी है, मतलब दिस इज विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय अलग होता है, दिस इज विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज पूरा विश्व हिंदी भाषा की शक्ति को पहचान रहा है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। लैंग्वेज जो होती है इट्स जस्ट अ मीडियम। ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए और बैरियर्स, प्रेजुडाइज भी नहीं होना चाहिए। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हमारी भावनाओं को जब शब्द देह मिलता है तो हमारी भावनाएं चिरंजीव बन जाती है और इसलिए भाषा उस शब्द देह का आधार होती है। उन शब्द विश्व की जितनी हम आराधना करें उतनी कम है। सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिर वो रीजनल लैंग्वेज हो। विश्व हिंदी दिवस। G20 इंडिया में होने वाला है। सो लेट अस लर्न अबाउट दिस G20 लोगो। इससे सवाल बनने के चांसेस है। तो ये है G20 का लोगो। लुक एट दिस लोगो केयरफुली। दिस इज G20 लोगो। G20 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए G20 का जो लोगो है, यहाँ हिंदी में क्या लिखा हुआ है? भारत। और किस भाषा में है ये? स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। तो जो लिखन है, लिखाई है, स्क्रिप्ट है, वो देवनागरी है, भाषा हिंदी है और लिखा क्या है? भारत। सिमिलरली यहाँ लिखा है, जक्स्टापोज किया है प्लैनेट अर्थ। ये प्लैनेट अर्थ है और इसको लोटस के ऊपर रखा है। इंडियाज नेशनल फ्लावर दैट रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ अमिड चैलेंजेस। देन अर्थ, यहाँ अर्थ भी है। अर्थ रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रो प्लैनेट अप्रोच टू लाइफ, वन इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। So the theme of India's G20 presidency is वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है, महाउपनिषद, वहां से ये डिराइव हुआ है। एक बार पहले भी ऐसे सवाल आए थे कि मुंडका उपनिषद से क्या है? सत्यमेव जयते। सो वासुदेव कुटुंबकम कहां से है? दिस इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये है महाउपनिषद संस्कृत। एसेंशियली जो थीम है वो अफर्म करती है वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, जितने भी प्लैनेट अर्थ में है। तो ये है G20 भारत 2023। अवॉइड पेयरिंग ब्लूटूथ इन पब्लिक स्पेसेस एंड विद अननोन डिवाइसेस। अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे कुछ पब्लिक चार्जर्स भी होते हैं, हम वहाँ पे जैसे चार्जर नहीं है, हम पब्लिक प्लेसेस में वहाँ पे चार्जर यूज कर रहे हैं, या फिर हम ब्लूटूथ से अपनी डिवाइस ओपन है, स्कैन ऑन है, इनसे आपका डिवाइस हमेशा हैक होने का खतरा होता है। Device can be hacked via Bluetooth and subsequently your private information can be stolen. So when it is not in use, switch off your Bluetooth, switch off your device location, switch off जो Wi-Fi scanning भी एक होता है, बहुत सारे applications Wi-Fi scan कर रहे हैं, near gadgets को scan कर रहे हैं, not required, avoid it. बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल कर रखे हैं जो आपके फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं, जो आपके एसएमएस को रीड कर रहे हैं, जो आपका कॉल लॉग देख रहे हैं। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत नहीं है तो परमिशन आप रिवोक करो। और जो एप्लीकेशंस भी आप इंस्टॉल करते हैं वो प्रॉपर जो डेडिकेटेड प्ले स्टोर है या फिर एप्पल iOS स्टोर है, आप उसको ऑथेंटिक जो है उन्हीं को इंस्टॉल करें, अदरवाइज इट इज़ लाइक कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। ये काइट फेस्टिवल है, तो इंडिया का काइट फेस्टिवल है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मकर संक्रांति के टाइम पे होता है, जनवरी। वेस्टर्न इंडिया में इसको ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज इट इज उत्तरायण, मतलब सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ।
पीपल फ्लाई काइट्स फ्रॉम देयर रूफटॉप्स एंड टेरेसेस, और ये बहुत अच्छा ऑसम दिस इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है. Sun is moving north in the sense this is apparent movement. Sun, because Earth is actually tilted, ज्योग्राफी में पढ़ाया था ना, Earth is actually tilted. तो उससे क्या होता है, जब ये रिवॉल्व हो रही है सन के तरफ, तो ऐसा अपीयर होता है कि सन इज एक्चुअली इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में ऐसे मूव हो रहा है. तो इससे विंटर और समर ऐसे सीजन्स चेंज होते हैं. तो रिवॉल्यूशन और जो टिल्टेड भी अर्थ है, इससे ऐसे एपरेंट मूवमेंट होता है सन का नॉर्थ साउथ में. ये नीलगिरी ट्राइब्स हैं, ये जनवरी में भी सेलिब्रेट कर रही हैं ट्राइबल फेस्टिवल, डांस परफॉर्मेंसेस एटसेट्रा यहाँ पर हो रहा है. नीलगिरी ट्राइबल डांस फेस्टिवल. ये बड़े अच्छे कीवर्ड्स यहाँ पे मिले हैं. एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अभी यहाँ पे कुछ एक वर्ड्स बताए हैं, पार्टी एंड कलेक्टिवली एज द पार्टीज. तो द पॉइंट इज, ये जो कीवर्ड्स हैं, अभी जो अग्रीमेंट्स की भी बात चल रही है, ये जो कीवर्ड्स हैं, बिल्डिंग अपॉन द हिस्टोरिक टाइज एंड फ्रेंडशिप, दीज आर वेरी गुड कीवर्ड्स जो आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो. बिल्डिंग अपॉन द हिस्टोरिक टाइज एंड फ्रेंडशिप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया. रिजॉल्विंग इकोनॉमिक रिलेशन, लिबरलाइज करें इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाएं, वर्कर्स, बिजनेस एटसेट्रा, रिजॉल्व करें. रिकॉल करें जॉइंट स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का. डिसाइड करें, अग्रीमेंट, डिसाइड. एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से अभी ड्यू है, हम एक दिस मेजर अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं. रिजॉल्व करें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अग्रीमेंट में जो चैलेंजेस आ रहे हैं. रिकॉग्नाइज करें, माइंडफुल रहें, एक्नॉलेज रहें, डिजायर रहें, रिकॉग्नाइज, रीअफर्म, और इन सब चीजों पे हम आगे बढ़ाएं इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस को. ओके, सो दीज आर सर्टेन कीवर्ड्स. अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में. जो फर्स्ट न्यूज है, दिस इज द हिंदू दिल्ली एडिशन, जनवरी 10, 2023. फोर्स्ड कन्वर्जन अ सीरियस इशू. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ रिलीजन का फ्रीडम है, बट दैट डजंट मीन कि आप फोर्सफुली रिलीजन कन्वर्जन करा रहे हैं. फोर्स्ड कन्वर्जन अ सीरियस इशू. रेलवे का रिक्रूटमेंट बहुत बैकलॉग है, यहाँ पे लॉन्ग वेट है. रेलवे रिक्रूटमेंट नॉट ऑन ट्रैक. डैमेज्ड बिल्डिंग्स इन जोशीमठ टू बी रेज्ड. अब जोशीमठ में बहुत डिफिकल्टीज हो रही है बिकॉज अनप्लैन्ड डेवलपमेंट हुआ, रोड्स, टनल्स, डैम्स एटसेट्रा. तो यहाँ इस तरीके से क्रैक्स आने लग गए हैं पूरे टाउन में. तो डैमेज्ड बिल्डिंग्स इन जोशीमठ टू बी रेज्ड. माउंटेन रील्स अंडर ह्यूमन एग्रेशन, ये एक्सप्लेन्ड है. हिमालयन रीजन इज एट अ टिपिंग पॉइंट. अब ये जो न्यूज है, दिस इज अगेन अ वेरी सीरियस न्यूज. जो ब्राजील है, ब्राजील क्या है, एक डेमोक्रेसी है. सी, हम दूसरे कंट्रीज के इंटरनल मैटर में ऐसा कोई स्टेटमेंट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं देती है. हम एक बहुत कैलकुलेटेड वर्ड्स में बात करते हैं. जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जैसे ब्राजील जो है, दिस इज अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या अच्छी चीज होती है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होती है. ब्राजील में जो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में क्या होता है, चेंज आता है. चेंज मतलब लीडरशिप में चेंज आता है. तो अभी एक लीडरशिप थी, अब नेक्स्ट लीडरशिप आएगी. जैसे इंडिया में भी अभी 17वीं लोकसभा चल रही है. तो देयर इज लाइक न्यू इलेक्शंस एंड देन न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है. ये फॉर्मेशन स्मूथ होना बहुत जरूरी है, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होना जरूरी है. एक प्रॉब्लम आया था अमेरिका में, यूएसए में जब जो बाइडेन आए और मिस्टर ट्रम्प जब गए, तो ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं था. तो अगेन इससे डेमोक्रेसी पे सवाल उठे. अभी ब्राजील में भी ये जो ट्रांजिशन है, इसमें सवाल उठ रहे हैं. तो लेट अस सी. प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, और हमारा लाइन ऑफ थॉट भी ये है कि रेस्पेक्ट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस. अदर वर्ल्ड लीडर्स को ज्वाइन किया और कहा कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन. We extend our full support to the Brazilian authorities. So this is our official stand. Then nation will protect diaspora. See, diaspora मतलब जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन ओरिजिन के बाहर रह रहे हैं, वो इंडियन डायस्पोरा है. तो इंडियन डायस्पोरा है, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे. 17वां प्रवासी दिवस अभी कन्वेंशन इंदौर में हो रहा है. तो द आइडिया इज इंडिया की हेरिटेज हैं ये लोग, और इनको हमें प्रोटेक्ट करना है. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुआ है कि तमिलनाडु गवर्नर वॉक्स आउट ऑफ हाउस एज चीफ मिनिस्टर ऑब्जेक्ट्स टू डेविएशन फ्रॉम स्पीच. एक्चुअली गवर्नर वही बात बोलते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको लिख के देती है, बट गवर्नर के पास सर्टेन डिस्क्रिशन भी होता है. तो यहाँ थोड़ा टसल चल रहा है.
ये टसल है चीफ मिनिस्टर एंड देन गवर्नर, इन दोनों की पोस्ट के बीच में। लेट अस सी, ये है टाइम टू काउंट। बड़ा अच्छा अब यहाँ एडिटोरियल टेक है। तो सी देखो, कल आपने आंसर राइटिंग भी कर लिया, सेंसस से रिलेटेड एक सवाल था। आज ये बड़ा अच्छा एडिटोरियल टेक है और एक्सप्लेन भी है। तो न्यूज़पेपर इसी तरीके से वर्क होता है। न्यूज़पेपर ना लेयर्स में पढ़ा जाता है। आज एक न्यूज़ आया, फिर कल न्यूज़ आया, और हमें बहुत ऑब्सेशन लेवल पे नहीं करना है। एक न्यूज़पेपर मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो दूसरी एसेंशियल चीज़ें हैं वहाँ से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एसेंशियल मतलब कोर, सी सेट, या फिर आंसर राइटिंग, या फिर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज एटसेट्रा। सो दैट इज़ वाई बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वन न्यूज़पेपर इज़ मोर देन सफिशिएंट। टाइम टू काउंट और लेयर्स में पढ़ना चाहिए। लेयर्स में हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। टाइम टू काउंट, The census is too vital for the government to delay it any further. तो इम्पोर्टेंस है ये जो 10 साल में सेंसस होता है, पर ये क्यों नहीं हो पा रहा है, ये डिले क्यों हो रहा है? जो सेंसस होता है इसका जो डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स, नंबर्स लेके आता है। जैसे इंडियन पॉपुलेशन की संख्या क्या है, हमारी इंडियन पॉपुलेशन का नंबर कितना है, बेसिक डेमोग्राफी कितनी है, लिटरेसी लेवल कितना है, कास्ट सेंसस, कास्ट स्टेटस, एजुकेशनल लेवल, स्पोकन लैंग्वेजेस कौन सी है, रिलीजन कौन सा है, मैराइटल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, माइग्रेशन स्टेटस क्या है। इन सब चीज़ों के लिए सेंसस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, एज अ गवर्नमेंट व्यू पॉइंट से आपको कोई भी पॉलिसी बनानी है तो यू मस्ट बी हैविंग दिस डेटा। इस डेटा से ही आप वेलफेयर स्कीम्स बनाते हो। तो सेंसस का जो डेटा है वो क्रूशियल है, और सेंसस के डेटा से ही गवर्नमेंट अपना वर्क करती है। तो सेंसस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबडी इसमें कंसेंसस है कि सेंसस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नेशनल सेंसस होता है इसका यूटिलिटी इंटरनेशनल एजेंसीज के वर्क में भी है। वो इससे वर्ल्ड पॉपुलेशन भी प्रोजेक्ट करती है, बिकॉज दिस इज ऑफिशियल डेटा कि इंडिया का पॉपुलेशन का ये स्टेटस है। ये हर 10 साल में होता है सिंस 1881। 2021 पैंडेमिक था तो एक्सेप्शन हुआ, पोस्टपोन हुआ। डेडलाइन है, डेडलाइन फॉर फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज फर्दर एक्सटेंडेड टू जून 30, 2023। तो द पॉइंट इज कि ये जो पोस्टपोन हुआ है इसको अब और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। सेंसस जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आगे हम एक्सप्लेन में भी देखते हैं। इसमें हाउस लिस्टिंग भी होती है, वो भी नहीं हो पाया कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, पोस्टपोन हुआ और उसके बाद और डिले हुआ, और इससे वाइटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। पैंडेमिक जो था रीजन वो नेसेसरी भी था, स्टे लगाना, डिले करना, बट अब पैंडेमिक इज गॉन। लॉकडाउन के टाइम पे डिफिकल्टी थी, ओमिक्रॉन वेरिएंट भी आ गया, बट नाउ अब नॉर्मलसी आ गई है। तो सेंसस डेटा शुड वैलिडेट, अब सेंसस होना चाहिए और ये डेटा वैलिडेट करना चाहिए कि कितनी मोर्टेलिटी हुई कोविड-19 में, हमें डेटा मिलेगा। तो कोविड-19 का भी अगर हमें इससे लेसन्स लेने हैं कोविड-19 पैंडेमिक से, सो वी नीड डेटा, सेंसस इज रिक्वायर्ड। सो इट इज इम्परेटिव कि जो डेकेडल चेंज हुआ है इंडिया की डेमोग्राफी में, अर्बनाइजेशन में, माइग्रेशन में, सेंसस जरूरी है। वेलफेयर स्कीम्स है जैसे पीडीएस हुआ, नेशनल फूड सिक्योरिटी हुआ, सेंसस जरूरी है पॉपुलेशन एस्टिमेट्स में। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज है पॉपुलेशन ग्रोथ में, जैसे नॉर्दर्न जो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल बेल्ट है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ग्रो हुआ, साउथ में इतना ग्रोथ नहीं है पॉपुलेशन का। तो ये भी एक डिबेट का पॉइंट होता है। इलेक्टोरल बाउंड्रीज और सीट अक्रॉस स्टेट्स कैसे शेयर हो, तो इन सब चीजों को देखकर सेंसस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से, वेलफेयर एंगल से, स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट एंगल से सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज वाई इसमें अलैक्रिटी होना चाहिए, क्विक स्विफ्टनेस होनी चाहिए सेंसस कवर करने का। ये आर्टिकल भी अच्छा है, दिस इज ग्लिमर ऑफ होप। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी भी पेटिशंस हैं, जितनी भी अपीलें हैं सेम सेक्स कपल्स का, वो सब अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो इन अ वेलकम मूव सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी ऐसी अपील्स थी उसको खुद को ट्रांसफर कर दिया हाई कोर्ट से, सब अब सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी। बेंच ऑफ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, पीएस नरसिम्हा साहब हैं एंड जेबी पर्डीवाला है। तो इन्होंने ऐसा पेटिशन जितनी भी फाइल हुआ है सब वो सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया है। तो ये जो भी पेटिशन है और उससे रिलेटेड मैटर आता है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया जाए या नहीं किया जाए, क्या इसको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये जो सिविल मैरिज है कपल्स की, क्या इसमें पर्सनल लॉज में भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब इसमें एक और बात आता है, वो आता है केएस पुट्टास्वामी केस। व्हाट इज केएस पुट्टास्वामी केस? इट इज अबाउट राइट टू प्राइवेसी।
फिर नवतेज जोहर 2018 केस भी आता है जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया था। तो द पॉइंट इज, अगर इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है तो इसको लीगलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जो राइट्स है LGBTQIA+ कम्युनिटी के, उसको कोर्ट उसके लिए कंसर्न्ड है और यहाँ पे ये मैटर अभी पिक किया है। अब बात ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है, 19 है, 21 है। तो द आइडिया इज एवरीबडी, आपको एक सवाल भी दिया था 21 राइट टू लाइफ, तो एवरीबडी राइट है टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर, प्लस राइट टू प्राइवेसी भी है, आर्टिकल 16 भी है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है। सी, men and women of full age without any limitation due to race, nationality or religion have the right to marry and to found a family. तो this is also one thing। ये आर्टिकल 16 जो है ना, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का है। अब एपेक्स कोर्ट ने बोला ये मैटर अभी हम देखते हैं। तो अगेन दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर, इसमें पर्सनल लॉज भी आ जाते हैं। तो लेट अस सी अब कोर्ट यहाँ पे क्या डिसीजन लेता है। सेक्शन 567 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट में ये है कि मैरिज के टाइम पर एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है। तो अगर सच टाइप ऑफ नोटिस देगा तो क्या उनकी प्राइवेसी और जो लाइफ है वो थ्रेटन नहीं हो जाएगी। तो अक्सर ये पॉइंट भी बहुत डिबेटेड होता है। अक्सर इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरिजेस में अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू तो आपको एक नोटिस देना पड़ता है, तो वो एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है इसने भी यहाँ पे डिसीजन किया था कि पब्लिसाइज करना है या नहीं करना है एटसेट्रा। लेट अस वेट एंड वॉच। अवेयरनेस कैंपेन सेंसिटाइज करे किस तरीके से इंडिविजुअल्स को, सोसाइटी को, ये सारा जो अभी मैटर है अभी सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट केस होने वाला है। सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब एंगल से हम इसको देखेंगे। द डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग एज। सी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो जुवेनाइल है, मतलब लेस देन 18 है, उनको सर्टेन प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इनको सजा भी मिलती है, तो बहुत सीवियर सजा नहीं मिलती है। वो जुवेनाइल है बिकॉज लेस देन 18 है। अब क्या होता है कि अगर वो लेस देन 18 है, जुवेनाइल है, बट उसने क्राइम तो बहुत हीनस क्राइम किया है, एडल्ट टाइप क्राइम किया है। सो द पॉइंट इज, फिर उस केस में यहाँ प्रोटेक्शन क्यों दिया जाए। निर्भया केस में भी ये काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था। प्लस बात आती है कि लेस देन 18 है, बट अगर कोई 17 साल 364 दिन का है, तो बिकॉज जस्ट वो 1 डे शॉर्ट है, तो क्या इस 1 डे शॉर्ट के कारण उसको क्राइम की जो सजा है वो कम हो जानी चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि कई बार डेट्स भी गलत होती है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो डेट है, जो बर्थ डेट है, वो कम करके स्कूल में लिखा दी गई है। तो फिर आप वेरीफाई कैसे करोगे कि ये लेस देन 18 एक्चुअली है या नहीं है। कई बार एज बहुत ज़्यादा होती है बट वो रिकॉर्ड्स में कम लिखाई गई है, तो इसको आप कैसे वेरीफाई करोगे। कॉन्ट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो जैसे इधर कश्मीर जुवेनाइल जस्टिस का यहाँ पे केस दिया हुआ है कि इन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स, मेडिकल ओपिनियन ट्राई किया, बट कॉन्ट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। कई बार डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर नहीं होते हैं। तो कोर्ट ने कहा एक मेडिकल ओपिनियन लिया जाए। अब डॉक्टर्स भी होते हैं, वो पैनल से चेक करेगा, बॉडी को चेक करेंगे, इसे विजडम टीथ है या नहीं है, तो इनसे भी एक्यूरेट डेटा नहीं आता है एट टाइम्स। तो एक नया तरीका है एपिजेनेटिक क्लॉक। इसमें हम डीएनए मिथाइलेशन लेवल को चेक करते हैं और इसमें एरर कम होता है, बट इंडिया में ये अभी अप्रूव्ड नहीं है। तो आर्टिकल ये भी बोल रहा है कि ये जो एपिजेनेटिक क्लॉक है, इस मेथड को हमें अप्रूव करना चाहिए। ओके, अब बात आती है इंडिया में आज की डेट में क्या टेस्ट हो रहे हैं। तो एक तो ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है, जैसे T20 या क्रिकेट में भी होता है ना, तो प्लेयर्स को लेस देन 18 का वर्ल्ड कप है, लेस देन 14 है, अगर एज करेक्टली नहीं बताया तो फिर वो गेम तो फिर गलत हो गया, बिकॉज लेस देन 18 और 21 दोनों कॉम्पीट नहीं कर सकते। एज का सेम एज ग्रुप में कंपटीशन होना चाहिए। सो वो भी जो स्पोर्ट्स है उसमें भी ऐसा टेस्ट करने की बात होती है। एक बहुत पॉपुलर टेस्ट है ऑसिफिकेशन टेस्ट। ऑसिफिकेशन मतलब जैसे हम ग्रो होते हैं, हमारा लाइक बॉडी ग्रो होती है, बोन्स ग्रो होती है, आफ्टर सम टाइम वो बोन्स लॉक हो जाती है और फिर वो बोन्स हमारा ग्रोथ बंद हो जाता है। तो हम उन बोन्स के थ्रू पता लगाते हैं जॉइंट्स लॉक हुए हैं या नहीं, उसके हिसाब से पता लगाते हैं कि एज क्या है इस पर्सन की। तो लॉन्ग बोन्स, रेडियस, ये सारी जो बोन्स हैं, फेमर एटसेट्रा, ये सारी बोन्स को हम चेक करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये भी एक्यूरेट नहीं है। ऑसिफिकेशन टेस्ट इज ऑल्सो नॉट एक्यूरेट एट टाइम्स। ये जो बोन फ्यूजन एटसेट्रा है, क्लाइमेटिक, डाइट, हेरिडिटरी, बहुत सारे फैक्टर से वेरिएशन आ सकता है।
तो इसमें 2 साल का मार्जिन ऑफ एरर है। बट अगर केस जैसा सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हीनस क्राइम का केस है तो उसमें आप ये 2 साल के मार्जिन से अगर कोई कोई कल्प्रिट बच के चला जाए बिकॉज देर आर लूप होल्स इन लॉज, तो वो भी इनजस्टिस होगा। तो इस टेस्ट को भी फर्दर और रिफाइन करने की बात है। बात ये भी आती है कि हमारे यहाँ डेटा जो है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं म्यूनसिपैलिटीज में, जन्म प्रमाण पत्र, ये भी करेक्ट नहीं होते हैं। स्कूल में भी अक्सर जो एज लिखाई जाती है वो ऐसा लिखाई जाती है, एट टाइम्स करेक्ट डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होता। लाइक बर्थडे डेट डिफरेंट है स्कूल रिकॉर्ड्स में और एक्चुअल डेट इज डिफरेंट। वो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई बार एज कम करके लिखा है या फिर कई बार वो स्कूल सेशन एटसेट्रा में। तो द प्रॉब्लम इज कि इससे ये जो एज डिटर्मिनेशन है ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंट यहाँ पे आ जाता है, तो विच इज नॉट राइट। तो द पॉइंट इज कि हमें इपीजेनेटिक क्लॉक को इंट्रोड्यूस करें, रिकमेंडेड टेक्निक होनी चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस देखेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल्स देखेंगे और प्राइमरली ये जो साइटोजाइन है प्रीसीड्स गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड साइट्स, और द पॉइंट इज इससे हम ज़्यादा एक्यूरेसी से एज बता सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जो बर्थ में रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसको ट्रुथफुली होना ज़रूरी है, ट्रुथफुली, अदरवाइज वो फिर अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है अगर एज डिफरेंट है स्कूल्स में या फिर एग्जाम्स में, एवरीवेयर। सो द पॉइंट इज कि इधर हम इसको करेक्टली आइडेंटिफाई करें और रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो। और ये चीज़ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड रिपोर्ट भी बताती है कि इंडिया में जैसे रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, करेक्ट रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, इसको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। गोल 16 एसडीजी का है, लीगल आइडेंटिटी प्रोवाइड करने की बात है। एनएफएचएस भी है ना। एनएफएचएस में भी लिखा हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हम जो डेटा है जन्म एटसेट्रा एज रिलेटेड वो होना चाहिए। तो ये क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए एक बड़ा कॉन्टेस्टेड इशू बन जाता है। अगर आप रजिस्टर नहीं करा रहे हो बर्थ को तो हेड ऑफ द हाउस जो है उस पर 50 रुपए का फाइन भी लगता है इस एक्ट के अंदर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। सो द होल आइडिया इज कि रजिस्ट्रेशन और करेक्ट एज को फाइंड आउट करना जरूरी है। इट शुड बी मेड अ कल्चर कि करेक्ट एज सबका पता रहे यहाँ पे। ओके, बाकी बेटर मेडिकल टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन भी वेलकम मूव है, ताकि इस टाइप से बिकॉज ऑफ दिस लेस देन 18 या एज का अननेसेसरी जो रॉन्ग डेटा है उसका फायदा उठा के जो कल्प्रिट है वो बच के नहीं निकल पाए। अ स्टेप टुवर्ड्स फाइटिंग करप्शन, राघवन साहब ने लिखा है, करप्शन को दूर करने के लिए इंस्टीट्यूशनल, देन कल्चरल, देन रूल बुक और फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका करेक्ट हमें दिस अगेन सेटअप करने की जरूरत है, बिकॉज ये भी डेट्रीमेंटल होता है ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री के लिए। ये माउंटेन रीलिंग अंडर ह्यूमन एग्रेशन है, जोशीमठ की बात है यहाँ पे। ग्रीन दिस नियो डिटर्मिनिज्म इज रिक्वायर्ड, नियो डिटर्मिनिज्म। ये एंटायर टाउन जोशीमठ सिंक हो रहा है बिकॉज यहाँ पे से आपने ब्लास्ट करके टनल्स बना दिया, डैम्स हो रहे हैं और वहाँ पे लीकेजेस भी हो रहा है, बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो रही है। हिमालय ऑलरेडी अभी यंग फोल्ड माउंटेन है, स्टेबल नहीं है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया आर गैस्पिंग फॉर फंड्स। सी पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी ने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज तो कर दिया थर्ड टियर को एक्ट ने, बट अभी भी इनके पास फंड्स नहीं होते हैं तो ये कुछ टेंजिबल वर्क नहीं कर पाते। द डिले इन द सेंसस, बिफोर दैट डेट कैपिटल ज़्यादा है। डैम इन इंडिया 26% ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 2050 तक लूज कर देंगे, वाटर शॉर्टेज। Then pay gap, pay gap between men and women in the real estate sector, government creating ecosystem and policies that will benefit many। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगेन सेंसस की बात है। सेंसस 2021 में होना चाहिए था, बट अब ये सितंबर 2023 तक शुरुआत तो नहीं हो पाएगा और इसके बाद चुनाव आ रहे हैं तो और डिले होगा। तो द पॉइंट इज कि ये सेंसस अब 2024 तक शायद पोस्टपोन हो जाएगा, विच इज अ कॉज ऑफ वरी। 1881 से सेंसस होता हुआ आया है हर 10 साल में, पहली बार 2021 में डिले हुआ कोविड-19। द आइडिया इज इसको अब और फर्दर डिले नहीं करे। सेंसस 2 फेजेस में होता है। पहले फेजेस में हाउसिंग सेंसस होता है, इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, हाउसिंग कंडीशन, हाउस होल्ड एमिनिटीज, एसेट्स क्या है, इन सब चीज़ों का। सेकेंड जो फेज होता है उसमें पॉपुलेशन, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, ये सारे का डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो होता है सेंसस का डेटा फेज 1 एंड फेज 2 में। सेंसस पहली बार 1881 से सिस्टमैटिक हुआ था। 1948 का जो एक्ट है, जो पार्लियामेंट दिस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही आ गया था, ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है
और इसमें लिखा हुआ है कि सेंसस इस टाइम पे 10 टाइम्स में होना चाहिए, बट इस एक्ट में ये नहीं लिखा है कि पर्टिकुलर किस डेट में नोटिफाइड होना चाहिए। तो गवर्नमेंट बाध्य नहीं है कि अभी 2021 में ही सेंसस कराए, तो गवर्नमेंट शायद और थोड़ा डिले भी हो सकता है, 2024 पोस्ट दिस लोकसभा चुनाव भी पॉसिबिलिटी है। लेट अस सी। अब सेंसस नहीं है तो डेटा नहीं आता है, करेक्ट डेटा नहीं आता है। पिछला डेटा 2011 का है। अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी सारा डेटा 2011 का साइट करते हैं, इसको 10 साल हो गए, नया डेटा चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड लाइक टेक अ क्विक कॉल, और डिले करने के रैमिफिकेशंस होंगे। आउटडेटेड सेंसस होता है विच इज़ ऑफ नो यूज़, वेलफेयर उससे नहीं हो पाता है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इम्पैक्ट होती है, पॉपुलेशन का करेक्ट डेटा आना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे कहा गया है कि दिस सेंसस डेटा इज इम्पॉर्टेंट, जैसे अभी NFHS 5 भी आया था। अब ये क्या होते हैं, ये सेंसस जैसे ह्यूज स्केल के सर्वे नहीं होते। सेंसस होता है, दिस इज लाइक द बिगेस्ट जो पूरा डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज होता है, और ये ह्यूज एक्सरसाइज होता है। इतना एलैबोरेट NFHS 5 और अदर एक्सरसाइज नहीं है। ऐसे तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की भी बात हुई थी। सो द पॉइंट इज, जो सेंसस है 10 साल वाला, वो ही हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए डेमोग्राफिक डेटा लेने के लिए। तो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स ने भी बताया है कि हमें सेंसस में फोकस अभी प्रायोरिटी से करना चाहिए। तो द डिले इन दिस सेंसस। अब हैज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज्ड? सी, वायनाड लिखा है, बट इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसी और फॉरेस्ट एरिया से। हर जगह ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। मेन रीजन क्या है, यहाँ पर्टिकुलरली एलिफेंट का बात किया है, ऐसे लेपर्ड से भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, टाइगर से भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हैज बिकम अ सीरियस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। यहाँ जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट फ्रिंज में है, लाइक बॉर्डर एरिया में है, यहाँ फॉरेस्ट है, कोर एरिया, बफर और दिस अदर एरिया में फ्रिंज में फॉरेस्ट के विलेजेस है, सेंचुरीज है। यह इनसिक्योरिटी आने लग गई है, और इसके बहुत सारे रीजंस है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम एनिमल के घर में हम एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। एलिफेंट को एक कॉरिडोर से दूसरी कॉरिडोर जाना है हैबिटेट में, बट बीच में ह्यूमन सेटलमेंट आ गया, तो ऑब्वियसली क्लैश तो होगा। प्लस क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया है फार्मर्स का, एनिमल्स को फूड शॉर्टेज होता है तो वो गांव की तरफ आने लग जाते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम, और इसका एक सॉल्यूशन निकालना है तो वो थोरो सॉल्यूशन ही होना चाहिए कि वी शुड लाइक जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वहाँ के आसपास के लोगों को सेंसिटाइज भी करें, और इस प्रोटेक्टेड एरिया को प्रॉपरली हम रेस्पेक्ट करें। एनिमल का जो इकोसिस्टम है, जो उनका रेसिडेंस है, उसको रेस्पेक्ट करें। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, और कॉरिडोर्स भी बनाए इन केस, जैसे रोड्स वगैरह भी बनाना है। अभी लाइक पेंच से ऐसी रोड निकली थी, फ्लाई करके निकाल दिया, वाई? बिकॉज एनिमल कॉरिडोर्स हमें प्रोटेक्ट करना था। ये चीजें होगी तभी हम कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप कर पाएंगे, और कॉन्फ्लिक्ट को रोकना शुड बी अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ओके, तो व्हाट इज द वे आउट? वे आउट यही है कि गवर्नमेंट, सोसाइटी, सबको मिलके आगे आना पड़ेगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक कल्चर आगे बढ़ना चाहिए। दिस ओनली कैन स्टॉप ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ये प्लैनेट अर्थ है, ये ह्यूमंस का भी है तो एनिमल्स का भी उतना है। सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओपन एक्सेस मूवमेंट है। सी, एजुकेशन में ताले नहीं होने चाहिए, एजुकेशन ओपन होना चाहिए सबके लिए। एकेडमिक पेपर्स वगैरह भी, दिस इज द एज ऑफ लाइक डेमोक्रेटाइज हो रहा है एजुकेशन, शुड बी ओपन अप होना जरूरी है। अ डॉग इन द मैनेजर उसको बोलते हैं जो ना तो खुद काम करता है ना दूसरे को काम करने देता है। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट नीड और कैन नॉट एंजॉयज। सो दिस इज अ डॉग इन द मैनेजर, उसको बोलते हैं डॉग इन द मैनेजर। लेड बैक एटीट्यूड है, मतलब बहुत रिलैक्स्ड है, कैजुअल है। ओके, देन द कॉस्ट ऑफ अ थिंग इज द अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग इट। उसका कॉस्ट क्या है ना? तो कॉस्ट मतलब होता है कि उसको बनाने में कितना पैसा लगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्वीट है ना, स्वीट है, सपोज एक पिज्जा है, चीज बस पिज्जा है, इसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा। एप्पल का फोन देख लो, एप्पल के फोन का कॉस्ट होता है $100, एप्पल बेचता है उसे $500 में, तो प्राइस हो गया दिस $500, कॉस्ट हो गया $100। सी, तो प्राइस जिस पे बेचा गया, कॉस्ट मतलब जिस कीमत पे उसको बनाया गया। स्टेट ऑफ द आर्ट है, मतलब इट इज लाइक टॉप नॉच। स्टेट ऑफ द आर्ट इज द स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन एट अ पर्टिकुलर टाइम। It refers to the development of discipline at a particular time. Okay, state of the art. So like this, all right. So this is this English. This is Prozac. इसका मतलब होता है से pedestrian है, not fanciful, imaginative है, lacking wit or imagination. Okay, unglamorous है, earthbound है, like that.
ये माउंट एवरेस्ट पे क्विज अच्छा आया है। तो द पॉइंट इज माउंट एवरेस्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस। किस सर्वे पे? सर्वे का नाम है द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर ये है चोमो लुंगमा और सागर माथा, ये लोकल नाम है माउंट एवरेस्ट का तिब्बत और नेपाल में। माउंटेन का अभी थोड़ा हाइट बढ़ गया है, करीब 7 फीट 2 मीटर हाइट बढ़ गया है। जो हिमालय है वो अभी भी राइज हो रहा है। देन ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है, फारदेस्ट पॉइंट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सेंटर से स्ट्रेटो वॉल्केनो। इसका नाम है चिम्बोराजो, ये है इक्वेडर में। इक्वेडर किस कॉन्टिनेंट में? टेल। फिर तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी ने इस माउंटेन एवरेस्ट को कॉन्कर किया था एक्सपीडिशन में 1953। जॉर्ज मैलरी लेजेंडरी क्लाइंबर रहे हैं जिन्होंने इसको स्केल किया, फेमसली अटर्ड बिकॉज इट्स देयर, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू कॉन्कर इट। ओके, सो ये हो गया दिस माउंट एवरेस्ट। ऑलराइट, जैसे आज पोंगल पे सवाल आए हैं, पोंगल में समटाइम्स इसके जो क्विज होते हैं वो हमारे सिलेबस के विद इन होते हैं, उनको एक बार देखना चाहिए। Conversion a serious issue should not be given political color. CRPF to provide arms training to civilian in Poonch and Rajouri district of Jammu. Civilians को भी train कर रहे हैं because यहाँ terrorist activities on rise. Then this is ICICI Bank Russian flight emergency landing and railway post lying vacant है 3.12 lakh, damaged building जोशीमठ। नॉलेज शुड बी मेड फ्रीली अवेलेबल। नॉलेज जो होता है ना फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। नॉलेज जितना शेयर करते हैं उतना ही और बेनिफिट होता है, शेयर करने पे मल्टीप्लाई होती है नॉलेज। ब्राजील है, चाइना का वुल्फ वॉरियर ऑफिशियल है, इंडिया ब्रिटेन अभी साइन कर रहे हैं यंग प्रोफेशनल स्कीम। ओजोन लेयर हील हो रहा है, सी विल मेंड बाय 2066। ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर जो है ये हील हो रहा है। ओजोन जब स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ना तो इट इज गुड फॉर अस बिकॉज इट स्टॉप्स द यूवी रेज कमिंग टू द अर्थ सरफेस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का प्रॉफिट बढ़ा है 11%, पोल्स है एनसीएलटी और ये हो गया स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। क्विकली आपके आंसर सबमिशंस भी देखते हैं। 3 जनवरी। सी कितने अमेजिंग आंसर्स आप लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, फैंटास्टिक। सी लिखना जरूरी है। आर्टिकल 21 आप एक सवाल अच्छे से कर लो, आपके बहुत सारे लाइक जो एमसीक्यूज भी हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी तैयार हो जाएंगे। एनडीएमए की गाइडलाइन याद कर लो, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस तैयार हो जाएगा। दिस इज द वे टू स्टडी। मैं आपको बार बार बताता हूं, आप बहुत फैंसी चीजों के पीछे भागते हो। अभी जैसे जैसे एग्जाम आएगा आपको मेरी सारी बातें याद आएगी कि ये फैंसी चीजें एक तरफ, वापस सब बैक टू बेसिक पे आएंगे। स्टैंडर्ड किताबें पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज करेंगे, स्टैंडर्ड रिवीजन करेंगे, दैट्स ऑल। ये बहुत फैंसी चीजें किसी काम की नहीं है। सिमिलरली मेंस में स्टूडेंट्स बहुत एक्टिवली दिस दैट, जब मेंस पेपर लिखने जाएंगे तो आप यहाँ जो डेली बेसिस में जो लिख रहे हो ना, मार्क माय वर्ड, यही चीज आप मेन एग्जाम में भी लिखने वाले हो बिकॉज सबकॉन्शियसली आप वही रिप्रोड्यूस करते हो। एग्जाम को डिजाइन ही ऐसा किया गया है। अभी इंटरव्यू में भी हम ऑल टाइप ऑफ इंटरव्यूज देख रहे हैं, रोडीज के इंटरव्यू हो जाते हैं, प्रेशर इंटरव्यू, दिस एंड दैट। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है रियल इंटरव्यू में। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम, व्हाट इज अवर सिलेबस। राइट मोर। जैसे ये है नंदिनी ने देखो 2 सवाल थे, राइट टू लाइफ और एनडीए में, कितना अच्छे से लिखा। देखो आर्टिकल 21 का ये मायने है। आर्टिकल 21 क्या है? नैरो इंटरप्रिटेशन के लिखने से ना थॉट्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्कोप क्या है? ये सारे स्कोप हो गए। फिर एनडीएमए की भी लाइन कर दिया, बिफोर, ड्यूरिंग, वेरी नाइस, दिस इज वेरी गुड। हम ना जब ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है ना, डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब हम अवॉइड कर सकते हैं ऐसे एरो बनाना, अवॉइड कर सकते हैं व्हेन इट इज बिकमिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। छोटा है, इजी है, ठीक है, पर जब बहुत बड़ा हो रहा है ना, जैसे 2 पेज में जा रहा है, अवॉइड इट। सिंपल ड्यूरिंग लिखो, 1 2 3 4 कर दो। ओके, इससे थोड़ा और ऑर्गेनाइज लगेगी चीजें। जैसे इन द केस ऑफ दिस हाइपोथर्मिया, दिस इज गुड बिकॉज इसमें 4 ही पॉइंट है, तो हमने यहाँ लिख दिया। सत्या ने भी देखो कितना अच्छे से लिखा है, एनडीए में गाइडलाइन, वेरी गुड। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 डायरेक्ट लिख दिया और ये सारे पॉइंट्स लिख दिए, तो यहाँ ये अप्रोच अच्छा है। देन अर्चना की हैंडराइटिंग कितनी ब्यूटीफुल है। दिस इज आर्टिकल 21, आंसर लिखा 1 2 3 4 सी, पूरा ऑर्गेनाइज्ड। बीसी से एमसीक्यू आ जाएगा, फैंटास्टिक। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नेशनल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस, देन कंक्लूजन, फैंटास्टिक। शगुफ्ता भी कितनी अच्छी राइटिंग से लिखती है। यहाँ मार्जिन ड्रॉ करो, शगुफ्ता यहाँ मार्जिन, एक यहाँ पे, और बीच में लिखने की आदत डालें, है ना, मार्जिन क्रॉस नहीं करना है। 1 2 3 पॉइंट्स, वेरी गुड, दिस इज राइट टू लाइफ।
फिर आर्टिकल 21 के बारे में बताया, नंबर लिखो 1 2 3, मनेका गांधी केस, वेरी नाइस। डायग्राम है, वेरी गुड। अगेन ड्रॉ मार्जिन्स, मार्जिन्स जरूरी है। एनडीएमए गाइडलाइन, मैप थोड़ा और बेहतर करें, आईएमडी एनडीएमए, दिस इज गुड। प्रिवेंशन, वेरी गुड, नोट्स फॉर्मेट में बनाया है, गुड। दीपाली ने भी बहुत अच्छा लिखा है। सी, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, आर्टिकल 21 इंटर, अब ये टाइमलाइन अच्छा है। दिस इज अगेन, पता है जब बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं ना तो एरो नहीं बनाने चाहिए। जब बहुत सारे पॉइंट्स, कम पॉइंट्स हैं तो एरो बनाओ। जैसे यहाँ पे 15-16 पॉइंट्स हो गए, नो नीड टू मेक दीज एरोज, ओके। इससे थोड़ा और क्लटर हो जाती है चीजें। जस्ट सुपर राइट टू इम्प्लिसिट करो और सारे नंबर लिख दो। फिर जैसे ये लिख दिया, प्राइवेसी, प्रिजन, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सौरभ ने आंसर राइटिंग रिज्यूम किया, आई एम सो हैप्पी। कोल्ड वेव क्या होता है, सारे पॉइंट्स बताए। मैप इज गुड। सी कितना सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइज लग रही है, ये चीज लर्न करना है हमें, वेरी गुड सौरभ। सत्या, राइट टू लाइफ के बारे में बताया, ड्यू प्रोसेस, गुड, दिस इज गुड, राइट टू प्राइवेसी, गुड। ऐसे ना, ऐसे अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसको और ब्लॉट नहीं करो, उसको वन लाइन से कट करो, दैट्स ऑल। निशा, अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है ना, आपका कॉपी बहुत अच्छा होता है, कंटेंट इज रियली रियली गुड एंड यू आर डूइंग वेरी नाइस, वेरी नाइस। नंबर लिखो 1 2 3 4। दिस इज मैप, मैप वर्क आपका बहुत अच्छा है। दीपाली, दिस इज गुड। कोल्ड वेव, रीजंस, एनडीएमए, गुड। कामिल, आपका बहुत स्ट्रक्चर्ड कॉपी होती है, वेरी नीट एंड क्लीन वर्क है आपका, दिस इज योर स्ट्रेंथ। कंटेंट अच्छा है बट प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। आर्टिकल 21, सी टैबुलेट किया, देखो कितना अच्छा कॉपी है। अब देखो एरो नहीं है तो अच्छा लग रहा है ना, ये 1 2 3 4 ये सारे पॉइंट्स लिख दिए। तो हमें ऐसे भी एक वेराइटी रखना है कि उसका डिमांड क्या है, स्कोप क्या है। ब्यूटीफुल लगना चाहिए कॉपी, प्रेजेंटेबल और ब्यूटीफुल लगना चाहिए, वेरी गुड। कोल्ड वेव के बारे में लिखा, एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड। नेहा, दिस इज गुड। सी, ये स्टाइल अच्छा है, दिस इज गुड। मैप, अब देखो ये मैप ना डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए, इसको बेटर करिए मैप को। एनडीएमए गाइडलाइन, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। रत्ना प्रिया, दिस इज गुड। स्कैन, और यहाँ पर सारे पॉइंट्स लिख दिए, गुड। गाइडलाइंस एटसेट्रा। प्रियंका, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड। सी, गोपालन केस, वेरी स्ट्रक्चर्ड। मेनका गांधी केस, पॉइंट्स में लिखा है, गुड, वेरी नाइस। वे फॉरवर्ड, दिस इज ऑल्सो गुड। एनडीएमए, पर्पस, स्कूल, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, इसी को आगे कंटिन्यू करना है, ओके। ऑब्जेक्टिव, कंपोजिशन, फंक्शन लिखा, और देन मैप बेटर करें। मैप सबका ब्यूटीफुल होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, डिस्टॉर्टेड मैप नहीं बनाना है। हरजिंदर, आप बहुत नीट एंड क्लीन लिखते हो, पढ़ना बहुत आसान है आपकी कॉपी, और विच इज़ अ रियली गुड थिंग। देन ये सारे पॉइंट्स लिखे, वेरी नाइस। हरजिंदर, दिस इज रियली गुड। रीजन, टेम्परेचर क्यों हुआ। दमन, अगेन यू आर वेरी ऑर्गेनाइज। सी, नंबर्स लिखो 1 2 3 4। सी, गुड। कंक्लूजन, सुनीता, दिस इज गुड। गोपालन, मनिका गांधी केस, सी, ये ऐसे लिखना था पूरे 26 पॉइंट, वेरी गुड। 35 पॉइंट, वेरी नाइस। मैप देखो, ये मैप नहीं एक्सेप्टेबल है, ऐसा मैप नहीं बनाना है, इसको बेहतर करो, मैप बेहतर करो। फिर एनडीएमए गाइडलाइंस हुआ, वेरी गुड। देन शुभांगी ने भी आंसर लिखा है, दिस इज वेरी नाइस। सी, कितना अच्छा है। कोल्ड वेव लिखा, सारे पॉइंट्स लिखे, ये आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो शुभांगी, बी कॉन्फिडेंट, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड वर्क, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वर्क, दिस इज गुड। सी, कितना सिस्टमैटिक है, अरेंज्ड है। अब इसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करो, ये पन्ने घूमने नहीं चाहिए। अदिति, दिस इज गुड। सी, आर्टिकल 21, वेरी गुड। सी, दिस इज गुड, वेरी नाइस। चंदन, वेरी टू द पॉइंट, सिस्टमैटिक, गुड। दिस इज एनडीएमए, गुड, वेरी गुड। राम नरेश, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो। सी, सारे पॉइंट्स हैं, वेरी नाइस। सी, दिस इज रियली रियली गुड। रश्मि, दिस इज अगेन गुड। राइट टू लाइफ। अब सी, ऐसे जो सवाल आते हैं जो आपके सब्जेक्ट डोमेन में भी है और जिसमें आपको बहुत नॉलेज भी है, उसमें ना अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। कुछ इतने अच्छे आंसर्स प्रिपेयर कर दो, स्पेशली पॉलिटी, लॉ से रिलेटेड, कि लाइक वो वाओ फैक्टर आ जाए उसमें, है ना। यस। सुप्रिया, दिस इज गुड, वेरी गुड कॉपी, सिस्टमैटिक है, वेरी नाइस। एनडीएमए गाइडलाइंस भी हैं, गुड। धर्मेश ने भी आंसर लिखा है, सी, कितना अच्छा कॉपी है, वेरी नाइस। सी, अंडरलाइन भी है, सिस्टमैटिक भी है, गुड। 1 2 3 4 पॉइंट्स भी हैं, गुड। शिवाक्षी, दिस इज रियली गुड। सी, बहुत अच्छा कॉपी है आपका भी। इंडिया शुड वर्क मोर, गुड, दिस इज गुड, वेरी नाइस। टुंडू, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो, देखो राइट टू लाइफ लिखा पूरा अच्छे से। तो एक छोटा सा इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, बेसिक स्ट्रक्चर यही रखना है हमें आंसर कॉपी का, और बीच में बहुत अपना टैलेंट, क्रिएटिविटी सब दिखाना है, बट फॉर्मेट वही होना चाहिए। कंक्लूजन, गुड, वेरी नाइस। नेहा, दिस इज अगेन गुड। देखो कितनी अच्छी कॉपीज है, आप सब इस कॉपीज को देखो। आपको मेंस में ना तो टेस्ट सीरीज की जरूरत है, ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप ऐसे आंसर्स मेंस में लिख दो, सबकी टॉप 100 में रैंक आएगी, मार्क माय वर्ड्स। बस सीखो, दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल कम्युनिटी जो हमारी है, वेरी वेल टैलेंटेड, पार्टिसिपेट।
देन दिस इज सी। अब यहाँ पे आपने पैराग्राफ स्टाइल में लिखा, ओके, एनडीए में पॉइंट्स लिखे, गुड। देन ये सारे और डेटा यहाँ पे ये भी आ गया, फैंटास्टिक। तो देखो कितने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और शेयर भी किया। तो वर्क शेयर करो, शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है, ओके। तो अब ये बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दिस ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, फिफ्थ का, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।